हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखिए, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एलिमेंट्स की। तो पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जो है वो डायरेक्टली रिलेट होती हैं। ठीक है, एंड शो अ चेंज। ठीक है, और बाद में जब हम पीरियोडिकली और ग्रुप वाइज, मतलब डाउन द ग्रुप, जब हम इन्हें स्टडी करते हैं तो ये एक रेगुलर ग्रेडेशन यानी चेंज जो है वो शो करते हैं। ठीक है, वाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, आर डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे देखिए एक बार इस डेफिनेशन को और ले लेते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन and show a change which while moving across the period or down the group। जब हम across the period मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तब भी ये चेंज शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, और फिर जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तब भी हमको कुछ चेंजेस जो हैं इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं ये क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आ रहा है कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमको पीरियोडिक टेबल को और ज़्यादा बेहतर तरीके समझने में जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ में भी लाइक यू कैन से एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वैलेंसी एटसेट्रा। तो वन बाय वन जो है इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लेंगे और उसके बाद इनका जो ये ट्रेंड आएगा, पीरियोडिक ट्रेंड जो आएगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा इनके साथ, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक रेडियाई, एक्चुअली ये एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमको बहुत सारे एलिमेंट्स का की ये प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक रेडियस देखनी होती है, तो हम इसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, रेडियस के बदले रेडियाई। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, तो इसी वजह से हम यहाँ पर रेडियाई लिख रहे हैं। ठीक है, या हम बेटा इसको कहते हैं एटॉमिक साइज भी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसे हम एटॉमिक साइज भी ही कहते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए क्या होती है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल अप टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मतलब हो गया, सपोज कीजिए कि हम एक एटम लेते हैं एलिमेंट का, और आपको पता है कि एक एटम जो है ये क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो आपको पता है कि एटम का सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, जहाँ न्यूक्लियस प्लेस्ड होता है सेंट्रली। ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड, सेंट्रली लोकेटेड स्पेस यू कैन से। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जो कि आपने पीछे मॉडल्स ऑफ एटम में अच्छे से पढ़ा। यहाँ से लेकर जहाँ आपका आउटरमोस्ट शेल जो है वो रहता है उस एलिमेंट का, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वैलेंस शेल में, मतलब अप टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लास्टली डिस्ट्रीब्यूटेड यू कैन से, मतलब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते करते उस एलिमेंट के लास्ट शेल तक यानी वैलेंस शेल तक जब आप पहुंचते हैं, तो वहां तक ये डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो वहां तक इस डिस्टेंस को आप क्या मानते हैं, एटॉमिक रेडियस मानते हैं। समझ आ रही है आपको बात। जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, इसमें 3 शेल्स आते हैं, और इसके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर और इसके वैलेंस यानी आउटरमोस्ट शेल तक जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ तक के इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब देखिए, हम ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ऑफ एटॉमिक रेडियाई। वाई, ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि हम एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो क्यों नहीं मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों पॉसिबल ये नहीं है एग्जैक्ट रेडियस, एग्जैक्ट डिस्टेंस जी यानी एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटम जो है वो इतना छोटा होता है
ठीक है। जिस तरह से आपने एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे लिया हुआ है कि एटम जैसी चीज़ जो है ये इतनी छोटी है, ठीक है, इतना छोटा एटम है, तो फिर इस छोटे एटम को अगर हम आइसोलेट फिलहाल कर ही नहीं सकते हैं, और इन केस अगर ये आइसोलेट हो भी जाता है तो हम इसके अंदर किस तरीके से जो है वो इस एटम के रेडियस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉपर वे जो है, प्रॉपर मेथड जो है इसकी रेडियस को मेजर करने का नहीं है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन से, ओके। सो यहाँ पे क्या हो, और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि एक एटम जो होता है इसके पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री जो है वो नहीं हुआ करती है सो फार एज द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम इज कंसर्न्ड। अब देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ पे ये चीज़ भी कहेंगे कि जो हमने यहाँ पे बताया कि आखिर हम एटॉम का रेडियस जो है वो क्यों नहीं एग्जैक्ट वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। पहला कारण हमने आपको ये बताया कि एटम देखिए इतना छोटा है, एटम इज़ टू स्मॉल, ठीक है नहीं, इन नेचर, कि हम इट इज़ नॉट पॉसिबल देयर टू टेक इट्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस, ओके। दैट मीन्स सिंस एन एटम डज नॉट हैज़ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसकी नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ना होने के कारण हम इसकी एग्जैक्ट रेडियस जो है वो उसकी वैल्यू नहीं ले सकते। चलिए सेकेंड रीजन आप बताएंगे इसका कि देखिए इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। हम नॉट पॉसिबल, पहले आप यहाँ लिखिए, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। हम एक सिंगल एटम को भी आइसोलेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू डेटरमाइन इट्स रेडियस, ठीक है। तो एक कारण आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर देखिए नेक्स्ट में आप बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम आल्सो चेंजेस, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट भी नहीं होती है, ये एटम टू एटम जो है या वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर जो है वो चेंज होती है। दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस ओके ऑफ एन एटम also changes from one bounded state to another, okay। तो बेटा ये कुछ रीजंस थे that why we can't measure the exact value of the atomic radius, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप याद रखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ दिस एटम्स। अब ये एटम्स किस तरह की बॉन्डिंग जो है केमिकल रिएक्शंस के दौरान करते हैं, इस बेसिस पे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक रेडियाई इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है बेटा। बॉन्डिंग के बेसिस पर एटॉमिक रेडियस की 3 टाइप्स है। वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज, मान लीजिए एक हम कहते हैं कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, कोवैलेंट रेडियाई। नंबर सेकंड अब बताएंगे वैंडर वॉल्स रेडियाई। नंबर थर्ड अब बताएंगे मेटालिक रेडियाई, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम इनको भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है। इनको भी इनका डेफिनेशन भी हम बताएंगे कि क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका जो हमारा असली टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक ट्रेंड बताना पीरियोडिकली और डाउन द ग्रुप, वो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले आप कोवैलेंट रेडियस को देखिए। हमने पहले ही बताया कि ये रेडियस
एटॉमिक रेडियस की बॉन्डिंग के बेसिस पे ये टाइप्स है। तो कोवलेंट रेडियस का मतलब हो गया कि वो एटॉमिक रेडियस जो प्रोड्यूस हो रही हो बिटवीन द टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ओके, मतलब दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो वो डिस्टेंस आएगा, हाफ डिस्टेंस आएगा। मैं इसका डेफिनेशन आपको प्रॉपरली लिखवाता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज, और यू कैन से इट इज डिफाइंड एज द हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the center of the nuclei of the two adjacent मतलब पास वाले जो बॉन्ड कर रहे हो, adjacent similar atoms joined to each other, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए हों, joined to each other by covalent bond, or you can say by single covalent bond. ओके, ये इसका डेफिनेशन है बेटा. What is this covalent radius? It is defined as the half of distance between the center of nuclei of the two adjacent similar atoms joined each other by the single covalent bond. Okay, देखिए मैथमेटिकली हम इसको बताएंगे. मैथमेटिकली अगर आपने बताना होगा इस चीज़ को, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस, दैट मीन्स रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसका बॉटम पे क्या लिखेंगे, COV, ठीक है. COV मीन्स कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. शॉर्टली हम इसमें क्या लिखेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. किसके बीच है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, and divided by 2, ठीक है. या आप बोल सकते हो बेटा इसी को ORR करके, क्योंकि डेफिनेशन है हमारा कि कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो हाफ ऑफ डिस्टेंस को 1/2 करेंगे, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, फिर आप उसके बाद लिखेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स. ओके, यही आपका जो मैंने ऊपर बताया था, ये वाला रिप्रेजेंटेशन. ये अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है. तो दोनों जो है वो सेम है, ठीक है. चलिए आगे हम बढ़ते हैं. आपने याद रखना है, एज एन एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, सो द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हैज बीन फाउंड टू बी कोवलेंट radii of element hydrogen has been found to be equal to 37 picometer. मतलब कि आपको पता है यहाँ पे कि जो एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मान लीजिए वो इस तरह से है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, जब ये यहाँ से बॉन्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ का न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये जो टोटल डिस्टेंस रहेगा, इसका हाफ, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, इसका हाफ आपका ये बनेगा, ठीक है. दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ. इंटर न्यूक्लियर मतलब ये हाइड्रोजन एटम है आपका, इसका न्यूक्लियस, ये और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस, और इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसका हाफ, ठीक है. चाहे फिर आप ये वाला हाफ बताएं या फिर आप यहाँ से लेकर ये वाला हाफ बताएं, ठीक है. तो इसको हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस, ठीक है. होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो. और हाइड्रोजन के केस में बेटा ये कितना है, H2 के केस में कोवलेंट रेडियस कितना, ऑब्जर्व्ड
पाया गया है 37 पिकोमीटर। हाँ, एक और चीज़ याद रखना यहाँ पे कि जो ये पिकोमीटर होता है ये एक स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है। तो एक पिकोमीटर का वैल्यू जो है बेटा ये कितना होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखना 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रेडियस जो हमारी है वो है वैन वाल्स रेडियस। ठीक है, चलिए बेटा वैन वाल्स रेडियस को भी जानते हैं। तो वैन वाल्स रेडियस, ठीक है, या वैन वाल्स रेडियाई। तो देखिए सबसे पहले हम इसका भी डेफिनेशन ले लेते हैं। बेटा इसका भी डेफिनेशन जो है आप सेम इसी तरह से देंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। मैं रिपीट करता हूँ वो डेफिनेशन आपका। यू कैन आल्सो से दैट वैन वाल्स रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the two adjacent similar atoms belonging to the two neighboring molecules, यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है, of the same substance belonging to the two neighboring molecules of the same substance, ठीक है, in the solid state. ओके, या फिर आप कहेंगे in another words you can also define this van der Waals radius as van der Waals radius is the distance between the center of nucleus of an atom up to which its influence can be felt. ओके, चलिए ये डेफिनेशन थी वैन डर वाल्स रेडियस की। लेकिन मेन चीज़ आप याद रखेंगे कि जिन दो एटम्स के बीच बेटा ये वैन डर वाल्स रेडियस अब कंसिडर हो रही होगी, वहाँ उन दो एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यानी वो वैन डर वाल्स बॉन्डिंग होगी, वैन डर वाल्स फोर्स होगी। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स होगी उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो कि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, तो उस रेडियस को फिर हम क्या कहेंगे, उस हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की रेडियस को फिर हम वैन डर वाल्स रेडियस कहेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस में जो दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और यहाँ पे हमारा जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स होगी। ठीक है, जो कि थोड़ी वीक टाइप की होगी। ठीक है, वीक फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ बनेगा बेटा उसको हम वैन डर वाल्स रेडियस कहेंगे। होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब जहाँ तक सवाल है कि अभी तक हमने कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस पढ़ी है, तो ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फैक्ट दैट वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज बिगर इन साइज देन द कोवेलेंट रेडियस। देखिए अगर हम कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए इनके बीच जो ये डिस्टेंस है जिसको आप रेडियस बोलते हो, वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो वैन डर वाल्स रेडियस जो है ये बिगर होती है, ग्रेटर इन साइज होती है देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, क्यों? देखिए जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी दोनों एटम्स के बीच में उतना जो है वो एटम आपस में क्लोज होंगे और उनके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो कम होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ दो बॉन्डेड एटम्स के बीच इस फोर्स की होगी, मतलब जितनी कम स्ट्रेंथ इस फोर्स की होगी जो दो एटम्स के बीच में प्रोड्यूस हो रही हो, तो उतना ही ज़्यादा जो है ये डिस्टेंस उनके बीच में जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो चूंकि वैन डर वाल्स रेडियस जो है इसमें जो वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स होती है वो वीक होती है, तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर इनके बीच वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम फिर उस हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन केस ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस की बात करें तो वो ज़्यादा आती है हमारे पास एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। तो यू शुड हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट वैन डर वाल्स रेडियस इज बिगर देन द कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बेटा, होप की यह चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है एटॉमिक रेडियाई की वो है अब मेटालिक रेडियस। देखिए बेटा ये लिटरली अगर हम देखेंगे मेटालिक रेडियाई को, ये वो रेडियस है एलिमेंट्स का जो टाइपिकली मेटल्स में प्रेजेंट है। ठीक है,
मेटालिक रेडियस का अगर आप डेफिनेशन बताएंगे, इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिखेंगे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके, between the center of the nuclei of two adjacent atoms in the, कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन द मेटालिक लैटिस, ठीक है, दो एडजेसेंट एटम्स के बीच जो ये हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, मेटल्स के केस में, ठीक है, मेटालिक लैटिस के केस में आप इस तरह की हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मेटालिक रेडियस कहेंगे, ठीक है। यानी जो सिंपली आप यहाँ पे याद रखेंगे कि मेटल्स के केस में जो रेडियस बनती है उसे हम मेटालिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सी रेडियस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, कौन फिर उससे कम होती है, कौन फिर सबसे कम होती है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ रेडियस अगर हम डिस्कस करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपने याद रखना है, सिंस वी नो दैट द अट्रैक्शंस बिटवीन द मेटल एटम्स आर लेस देन द कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम मेटल्स के केस में देखेंगे, क्योंकि मेटल्स की रेडियस को तो हम मेटालिक रेडियस कह रहे हैं, ठीक है, तो मेटल्स के केस में अगर हम अट्रैक्शंस देखेंगे, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन को देखेंगे, वो क्या होती है, वो लेस होती है, किसके बरक्स में, एज कंपेयर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स में जो कोवलेंट बॉन्ड होती है उससे। So you can say here that this metallic radius has higher value than the covalent radius, कि अगर इस मेटालिक रेडियस को हम कोवलेंट रेडियस के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। यानी मेटालिक रेडियस का जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स वो ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको एज कंपेयर टू द कोवलेंट वंस। चलिए इन शॉर्ट हम तीनों एटॉमिक रेडियस को यहाँ पे कंपेयर अगर करेंगे तो व्हाट यू विल कीप इन माइंड, तो आप याद रखेंगे कि these three atomic radii are arranged in decreasing order as, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इनकी साइज को, इन रेडियसेस को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी वाली रेडियस होती है, ठीक है, तो आप वो बॉन्डिंग देखनी है, जितनी ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होगी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स उतना रेडियस ज़्यादा होगा। तो वो हमको तीनों में पता चला कि वो वैन डर वाल्स फोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्सेज होती हैं, तो वहीं पे आपका ये डिस्टेंस जो है एटॉमिक रेडियस का ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऑर्डर, हम लिखेंगे यहाँ पे वैन डर वाल्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वैन डर वाल्स रेडियस, ओके, इज ग्रेटर इन साइज देन मेटालिक, नंबर सेकंड पे बेटा मेटालिक होगा, मेटालिक रेडियस और मेटालिक रेडियाई, एंड इट इज ग्रेटर इन साइज देन कोवलेंट रेडियाई। तो देखिए इन तीन में बेटा अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको मिलेगी कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट कंपाउंड्स में, तो लिहाजा इनकी जो साइज होगी वो सबसे कम होगी। तो सबसे कम जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो वैन डर वाल्स फोर्स में आपको देखेगी, ठीक है, तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा साइज में होगी, फिर उससे कम जो है वो मेटालिक रेडियस, ठीक है, और उससे कम जो है, सबसे कम जो है वो कोवलेंट रेडियस। तो इस तरह से ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। लेकिन बेटा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखना, अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट जो इन तीन में से है वो कौन सा है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द कोवलेंट रेडियस आउट ऑफ दिस थ्री रेडियस, ओके। चलिए अब हम बेटा पहुँचते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड है, असली तो आपने यही याद रखना है। अभी तक तो ये सिर्फ डेफिनेशंस थी, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस थी उसकी, वो किस किस्म की थी, कितनी टाइप्स की थी, वो हमने डिस्कस किया। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पीरियोडिक ट्रेंड को लेते हैं। अब आप कॉपी पे लिखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, किस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बेटा, एटॉमिक रेडियस की। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले
यहाँ पे बताएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, अक्रॉस द पीरियड बताना है, और डाउन द ग्रुप हमने बताना है ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का, पीरियोडिक ट्रेंड लेकिन किस चीज़ का बता रहे हो बेटा, प्रॉपर्टी कौन है आपके पास, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस हमने आपको समझा दिया है कि ये क्या होती है। अब सिर्फ हमने देखना है कि जब हम एक पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हम होगा एटॉमिक रेडियस के साथ, और जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस के साथ। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चलिए इस तरह से लिखिए आप, ऑन मूविंग, पहले बेटा हम करते हैं डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। देखिए, जब भी आप किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस के साथ, द एटॉमिक रेडियाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए ट्रेंड तो आपने बता दिया कि जब हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन अब रीज़न भी बताना है आपने कि ये क्यों इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है, इसके लिए मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। मान लीजिए कि मेरे पास ग्रुप 1 है जिसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। यू नो दैट यहाँ पे हाइड्रोजन टेम्परेली होता है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। तो अगर हमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पूछे जाएं तो हम लिथियम से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर लिथियम के नीचे आपका सोडियम आएगा, फिर आपका पोटेशियम आएगा, ठीक है, फिर आएगा आपके पास रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी है 3 एलिमेंट्स। देखिए बेटा, हमें बोला जा रहा है कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि एटॉमिक साइज जो होती है, एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए लिथियम का पीरियड नंबर जो है वो कितना है, 2 है, याद रखना आप, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा आपको, मैंने कल के लेक्चर में बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट वैलेंस शेल में जाकर आपने प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट नंबर का वैल्यू देखना है, जो वो होगा तो वही इसका पीरियड नंबर होगा। जैसे लिथियम में वो 2 आएगा तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। और पीरियड नंबर जब किसी एलिमेंट का पता चलता है वो उसका क्या होता है, शेल नंबर भी होता है बेटा, याद रखना आपने, ठीक है। जैसे लिथियम का पीरियड नंबर 2 है तो लिथियम में कितने शेल्स आएंगे टोटल में, लिथियम में 2 शेल्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए आपने रेडियस को क्या बताया, अभी तक क्या डिफाइन किया कि न्यूक्लियस से लेकर और वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस का नाम रेडियस या एटॉमिक रेडियस है। अब देखिए सपोज कीजिए अगर ये लिथियम का केस इस तरह से है, व्हेन यू विल मूव अहेड, जब आप नीचे की तरफ एक और स्टेप जाएंगे, सोडियम की तरफ जाएंगे, तो इसका पीरियड नंबर भी चेंज हो जाएगा, इसका पीरियड नंबर 3 आ जाएगा। एंड व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स कि सोडियम के पास अब 3 शेल्स हैं, ठीक है। लिथियम के पास तो 2 शेल थे, लेकिन सोडियम के पास कितने शेल हो गए बेटा, 3 शेल हो गए। जब एक और शेल ऐड हो गया सोडियम एलिमेंट के लिए, तो क्या वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एटॉमिक रेडियस के लिए? यस, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन मिलेगा एटॉमिक रेडियस के लिए। यानी एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू द जो आपका ऊपर वाला एलिमेंट है लिथियम, उससे ये ज्यादा आएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही शेल हैं, यहाँ तीसरा शेल भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक 2 तक तो मान लीजिए ठीक ही था, मिलता जुलता था लिथियम के साथ, लेकिन अब जो ये तीसरा शेल है यहाँ तक हमको रेडियस के लिए जाना है। तो लिहाजा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सोडियम हैज एटॉमिक साइज ग्रेटर देन लिथियम। व्हाट इज रीजन, बेटा रीजन में आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज, व्हाट इज बिकॉज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज एडिशन ऑफ, यहां पर आप देख रहे हो कि जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, देयर इज एडिशन ऑफ अ न्यू शेल। तो हर सक्सेसिव एलिमेंट्स की ओर जाने पे डाउन द ग्रुप जो है हमको एक नया शेल जो है वो देखने को मिलता है। देयर इज द एडिशन ऑफ अ न्यू शेल, ठीक है, न्यू शेल इन ईच सक्सेसिव का मतलब हो गया लिथियम के बाद सोडियम। लिथियम में 2 शेल थे, सोडियम में एक और शेल मिलेगा। चलिए सोडियम में तो 3 शेल थे, पोटेशियम की तरफ जाओगे तो एक और शेल की एडिशन आपको मिलेगी, ठीक है। देयर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल इन ईच सक्सेसिव
एलिमेंट। ठीक है बेटा, ये हमने इसका रीजन भी बता दिया और हमने समझा भी कि किस तरह से डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट जो है ट्रेंड वो देखेंगे कि जब हम एटॉमिक साइज जैसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट टू राइट देखेंगे, यानी पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे, तो तब एटॉमिक साइज के साथ इंक्रीज आती है, डिक्रीज आती है। लेट्स सी। ओके, तो चलिए अब हम लिखेंगे वेयर एज जबकि ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। देखो बेटा, अगर आपको अक्रॉस द पीरियड समझ में नहीं आता है तो फिर आप यूं मान लीजिए कि जब हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है और हम उस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, आप एरो को देखिए, लेफ्ट से राइट की ओर, उसी को कहते हैं पीरियोडिकली। ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड कॉमा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई लिखिए आप। ठीक है, क्या होती है एटॉमिक रेडियस? डिक्रीजेज। अच्छा, डिक्रीज होती है, यस। क्यों? देखिए मैंने आपको बताया था डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज। किस तरह से हो रही है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अक्रॉस द पीरियड मतलब जब हम पीरियोडिकली चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या आ रही है? ट्रेंड हमारे पास क्या आ रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है जी। क्यों डिक्रीज हो रही है उसका हम रीजन देंगे। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे ट्रेंड के बाद रीजन बताइए। ठीक है, तो आप रीजन लिखेंगे इसका कि किस तरह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। बेटा देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, जैसे अभी अभी हमने लिया था ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम के लिए मैंने बताया था लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। चलिए सेकंड पीरियड से ही अगर हम शुरू करेंगे, ये लिथियम आ गया, पीरियड मतलब आगे की तरफ जाना है अपने रो टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो लिथियम के आगे आपको कौन सा मिलेगा बेटा? आपको एलिमेंट बेरिलियम मिलेगा। ठीक है, फिर आपको कौन सा मिलेगा? बोरान। फिर कौन सा मिलेगा? कार्बन। फिर कौन सा मिलेगा? नाइट्रोजन एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए हमें समझाने के लिए जो है यहाँ पर एक दो एलिमेंट्स काफ़ी हैं। बेटा मैंने आपको बताया है लॉस्टली पिछले लेक्चर्स में कि किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, सपोज कीजिए ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो हमने लिए हैं, तो ये लिथियम में भी 2 ही शेल आएंगे और इस पीरियड में जितने एलिमेंट्स आपके आएंगे सबके केस में जो है वो दो ही शेल आएंगे। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रेंड क्या है कि किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, पीरियोडिकली चलते हो, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। डिक्रीज मतलब पिछले वाले एलिमेंट का साइज ज्यादा है, अगले वाले का कम है, फिर अगले वाले का और कम है, एंड सो ऑन। तो देखिए लिथियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। ओके, तो लिथियम का शेल नंबर हम यहां से बताएंगे। लिथियम के पास मान लीजिए इस तरह का केस है, 2 शेल हैं, ये न्यूक्लियस इसका है, यहां से लेकर तो यहां तक के डिस्टेंस को आप इसका रेडियस बताएंगे। ठीक, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखिए अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे लिथियम का, तो वो आएगा कुछ इस तरह से, शेल वाइज अगर हम बात करेंगे, K में 2 और L में 1 आएगा। ठीक है, जैसे 1s2 2s1 लिखेंगे आप, समझ आ रही है आपको बात? 1s2 2s1, ये 1s2 ही आपका K शेल और 2s1 है आपका L। ओके, होप कि क्लियर हो। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है L शेल में। आप देखिए बेरिलियम का भी थोड़ा सा ले लीजिए, फिर जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेरिलियम के केस में भी आप बताएंगे सर यहाँ पर भी तो 2 ही है। क्या है? यहाँ पर भी 2 ही शेल है, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाऊंगा, इसका जो साइज होगा बेटा पिछले वाले से कम होगा। यहाँ से ये न्यूक्लियस और यहाँ अप टू वैलेंस शेल, इसका इफेक्ट जो रहेगा ये तो रेडियस है हमारा, लेकिन कम रेडियस क्यों है? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो K शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और L में आपको 2 मिलेंगे। देखिए यहाँ पर K में 2 थे, L में 1 था, यहाँ पे K में 2 और L में भी 2 आ रहे हैं, यानी 1s2 और 2sb2 है यहाँ पर। तो वैलेंस शेल को दिखाइए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर जो पॉसिबल रीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पीरियोडिकली लेफ्ट टू राइट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर चलते हैं, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होने लगता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन आके वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है।
उससे क्या दिक्कत होगी, उससे ये प्रॉब्लम होगी कि जो उस एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियस है वो और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितना ज़्यादा आप आगे की तरफ जाते जाएंगे वो अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी, वो अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वैलेंस शेल में ऐड होते जाएंगे उतनी अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी आप जब इसका रीज़न लिखेंगे आप बताएंगे कि अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका रीज़न जो होगा सर वो बताइए कि हमने यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसका जो पॉसिबल रीज़न होगा ऑन मूविंग अक्रॉस, यहाँ से बेटा आप रीज़न लिखना शुरू करेंगे ऑन मूविंग ओके अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, यू नो अभी मैंने दिखाया आपको नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, शाबाश यहाँ पर आपका आंसर है नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम ओके ठीक है। बट बेटा यहाँ पे अभी मैंने जो ये अट्रैक्शन की बात की तो ये न्यूक्लियस के चार्ज की बात हो गई, ठीक है। बट द न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है यानी पॉजिटिव चार्ज, वो जैसे जैसे आप आगे चले जाते हैं तो वो इंक्रीज होता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है। बट द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन, ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो बढ़ते चले जाता है, क्यों, ड्यू टू द एडिशन ऑफ, क्योंकि देखिए ना एटम में ऐड हो रही है कोई चीज, ड्यू टू द एडिशन ऑफ यू नो वन प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ही कारण न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन प्रोटॉन टू दिस न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की एक एडिशन होती है, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट की, जब आप पीरियड में ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द पीरियड, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चले जाते हैं तो उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन की जो है वो एडिशन होती चली जाती है, जिससे उसके न्यूक्लियस का जो चार्ज है ओवरऑल वो इंक्रीज हो जाता है। सो देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सो दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज यू कैन से, सो दिस इंक्रीज्ड, अब जो ये न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज होता है आगे की तरफ लेफ्ट टू राइट की तरफ जाने से, इंक्रीज्ड, सो दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, सो दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ये बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है, इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बिटवीन द न्यूक्लियस, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन होती है, ये न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो ये इसको भी इंक्रीज कर देता है, इस अट्रैक्शन को भी बढ़ा देता है, ठीक है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है ये भी बढ़ जाती है इसके कारण, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हैंस, तो फिर एटॉमिक साइज पे फर्क क्या पड़ता है, एंड हैंस एटॉमिक साइज, या आप बताएंगे एटॉमिक रेडियस, वो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, जो हमने बताया था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर जो आपके पास बेटा, जैसे मान लीजिए ये लिथियम का केस था, ठीक है, तो ये आपका कौन सा वाला केस था, लिथियम के आगे मान लीजिए ये बेरिलियम था, ठीक है, तो यहाँ पर जो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके और ऐड होते चले जाएंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से बेटा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन बनेगी ये ज़्यादा होती चली जाएगी। तो अट्रैक्शन का मतलब कि ये दो शेल्स जो है, मतलब ये वैलेंस शेल जो है ये न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है बेटा, जब ये न्यूक्लियस की तरफ आएगा यानी ये श्रिंक हो जाएगा, तो श्रिंक हो जाएगा तो साइज जो है वो क्या हो जाएगी, उसी को तो हम बताएंगे कि साइज डिक्रीज हो रही है। तो यही पॉसिबल रीज़न था कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एलिमेंट का
साइज जो है वो डिक्रीज होता है। जब आप लिथियम से बेरिलियम, देखिए लिथियम का साइज ज़्यादा होगा, बेरिलियम का कम होगा। बेरिलियम के आगे जो है एलिमेंट आपका बोरान है, तो बोरान में भी 2 ही शेल होंगे, लेकिन उसका साइज आपको और छोटा मिलेगा, ठीक है। फिर आप कार्बन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको और छोटा साइज मिलता चला जाएगा। ये फैक्ट जो है इस तरह से आगे प्रोसीड होता चला जाएगा। तो होप कि आपको बेटा ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। आज हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो स्टडी करना शुरू किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, जिसको हम जनरली कहते हैं। अगर आपको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझ में आता है तो तभी जाकर जो है आपको आगे वाले ट्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे ट्रेंड्स जो है वो समझ में आएंगे, ठीक है। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। और लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।